हेलो नमस्कार गुड इवनिंग राम राम प्यारे साथियों। राघव एजुकेशन वर्ल्ड के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप आप लोग की तैयारी बहुत ही शानदार ढंग से चल रही होगी और आप लोग स्वस्थ एवं मस्त होंगे। तो दोस्तों हमारा ये जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट 14वां है, जिसके अंतर्गत हम लोग जो है बहुत ही महत्वपूर्ण 20 से ज़्यादा क्वेश्चन देख रहे होंगे। नंबर 20 है लेकिन उनसे ज़्यादा क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कशन कर रहे होंगे। ये सारे क्वेश्चन आपकी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना देरी के हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए किसने आमंत्रित किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इतिहास में जो है आपका मुगल वंश कई बार पूछा जाता है, बाबर, अकबर, हुमायूं, औरंगजेब। तो ऑप्शन आपके यहाँ पर दिया गया है दौलत खान लोधी, आलम खान या फिर दोनों या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों यहाँ हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा उपरयुक्त दोनों, यानी कि दौलत खान लोधी और आलम खान दोनों ने जो है बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था। अब दोनों के व्यक्तिगत कारण थे, क्योंकि उस समय जब इब्राहिम लोधी का शासनकाल था तो जो आपका दौलत खान लोधी था वो जो है लाहौर का जो है गवर्नर हुआ करता था। और आलम खां की बात करें अगर यहाँ पे, तो आलम खां ये जो है बहलोल लोधी का जो है तीसरा बेटा था, ठीक है, और ये इब्राहिम लोधी का चाचा था। तो ये जो है खुद को जो है दिल्ली सल्तनत का हकदार समझता था। और फिर जब ये शासक नहीं बना तो उसने जो है बाबर के माध्यम से शासक बनने की सोची और उसने बाबर को आक्रमण करने के लिए आमंत्रण भेजा, ठीक है। तो उसके बाद जब भारत में बाबर आया तो 1526 ईस्वी में आपका प्रसिद्ध पानीपत का युद्ध हुआ, जिसमें बाबर ने जो है इब्राहिम लोधी को मौत की घाट उतार दिया और खुद जो है गद्दी पर बैठा। उसने जो है इनको भी गद्दी पर नहीं बैठने दिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा बेहद इंपॉर्टेंट, प्लासी की लड़ाई 1757 ईस्वी में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन दिया गया आपका लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड माउंटबेटन या फिर लॉर्ड रिपन। तो दोस्तों हमारा यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा लॉर्ड क्लाइव ने जो है प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था, ठीक है। अभी हमको प्लासी की लड़ाई की एग्जैक्ट डेट पता होना चाहिए कि इसकी लड़ाई 23 जून 1757 ईस्वी को प्लासी का युद्ध हुआ था, ठीक है। अगर बात करें किन के बीच हुआ था तो ये अंग्रेजों एवं सिराजुद्दौला के बीच मुख्यतः हुआ था, ठीक है। और जो अगर बात करें प्लासी का जो मैदान था जहाँ पे युद्ध हुआ वो कहाँ स्थित है, तो वो आपका जो है पश्चिम बंगाल में स्थित है, ठीक है। प्लासी एक स्थान है पश्चिम बंगाल में, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत की राजभाषा क्या थी? दिल्ली डायनेस्टी, ठीक है। ऑप्शन आपको उर्दू, तुर्की, फारसी या फिर अंग्रेजी। तो दोस्तों हमारे यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा फारसी जो है दिल्ली सल्तनत की राजभाषा थी, ठीक है। अभी आपको पता होना चाहिए कि दिल्ली सल्तनत का शासनकाल कब से कब तक था, तो 1206 ईस्वी से ये 1526 ईस्वी, जब तक बाबर का आक्रमण नहीं हो जाता है, दिल्ली सल्तनत का शासनकाल था, ठीक है। और अंतिम शासक की बात करें तो वो था आपका इब्राहिम लोधी, जिसे बाबर ने पराजित किया था पानीपत के युद्ध में, ओके। और बात करें प्रथम अफगान शासक दिल्ली सल्तनत में कौन था, तो वो था बलबन, आपको ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा सी यू की किसकी पुस्तक है? सी यू की ऑप्शन है कालिदास, ह्वेनसांग, बाणभट्ट या फिर चाणक्य। तो दोस्तों हमारे यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा ह्वेनसांग, इसकी पुस्तक का नाम है सी यू की। एक तरीके से ये इसका यात्रा वृत्तांत था, ठीक है। ये भी पता होना चाहिए कि जो इसने भारत में यात्रा किया था उसका जो भी विवरण था उसने इसमें डाला था, ठीक है। और बात करें ह्वेनसांग की, तो ह्वेनसांग एक बौद्ध भिक्षु था, ठीक है, एक बौद्ध भिक्षु था जो कि भारत की यात्रा के लिए आया था, ठीक है। और ये जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था, तो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था और ये 15 वर्षों तक भारत में रहा था। ये भी आपको पता होना चाहिए कि कितने वर्षों तक, लगभग 15 वर्षों तक भारत में रहा था, ठीक है। और इसे यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। ये आपको पता होना चाहिए कि यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है, तो वो था आपका ह्वेनसांग, ठीक है। और इसे नीति का पंडित भी बोला जाता है, नीति पंडित बोला जाता है, या फिर इसे शाक्य मुनि भी कहा जाता है, ठीक है। ये सारे इसी के नाम है। एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है, इसलिए आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर को किसने बनवाया था, ठीक है। ऑप्शन है आपका जैनुल आबिदीन, राजराज प्रथम, कुली कुतुब शाह या फिर नरसिंह देव प्रथम। दोस्तों हमारा यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राजराज प्रथम ने करवाया था, ठीक है। बात करें राजराज प्रथम की, तो ये एक चोल शासक था, ठीक है, चोल शासक था। और इस मंदिर का निर्माण द्रविड़ शैली में करवाया गया। ये भी आपको पता होना चाहिए कि किस शैली में तंजौर के मंदिर का निर्माण हुआ है, द्रविड़ शैली में। अगला क्वेश्चन है हमारा, हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष के बाद कहाँ पर धार्मिक सम्मेलन आयोजित किया करता था, ठीक है। हर्षवर्धन की बात हो रही है। ऑप्शन दिया गया प्रयाग, मैसूर, मथुरा या फिर दिल्ली।
तो दोस्तों हमारे यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रयाग में हर 5वें वर्ष जो है हर्षवर्धन एक धार्मिक सम्मेलन आयोजित करता था। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अभी बात करें हर्षवर्धन का दरबारी कवि, तो उसका नाम था बाणभट्ट जो है हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। ठीक है, और हर्षवर्धन ने की बात करें इसके शासनकाल में एक परिवर्तन हुआ था, इसने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित कर लिया था। ठीक है, और इसने जो है कुछ प्रसिद्ध रचनाएं भी की हैं, जैसे नागानंद एवं रत्नावली, इसकी कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने की थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट विश्वविद्यालय है। ऑप्शन ए कुमारगुप्त, पुष्यभूति, विष्णुगुप्त या फिर धर्मपाल। तो दोस्तों हमारे यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। ठीक है, अगर हम नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की बात करें तो ये आपका बेसिकली बिहार में स्थित है। ठीक है, और ये उस समय जो है उच्च शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र माना जाता था। ठीक है, और यहाँ पे मुख्य रूप से बौद्ध धर्म की जो है शिक्षा दी जाती थी। और इसके निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण 5वीं शताब्दी में किया गया था और 13वीं शताब्दी में इसका विनाश कर दिया गया था। ठीक है, किसके द्वारा किया गया? तो ये था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, उसने जो है इसको समाप्त कर दिया था। ठीक है, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, तो उसने नालंदा विश्वविद्यालय समाप्त कर दिया था। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश किसके द्वारा किया गया था। ठीक है, अगला ऑप्शन है हमारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने की थी? ठीक है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की बात हो रही है, यहाँ पे नालंदा है, यहाँ पे विक्रमशिला। ऑप्शन है पुष्यभूति, कुमारगुप्त, धर्मपाल या फिर विष्णुगुप्त। तो दोस्तों हमारे यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। 8वीं शताब्दी में इसकी स्थापना हुई थी। ओके, लगभग 8वीं शताब्दी के अंत में, और 13वीं शताब्दी में इसका भी विनाश हो गया था। ठीक है, खत्म हो गया था। ठीक है, अगर बात करें विक्रमशिला विश्वविद्यालय के नाम कैसे पड़ा, तो जो धर्मपाल था इसकी उपाधि थी विक्रमशील की। ठीक है, विक्रमशील की उपाधि थी, उसी के नाम पर इसका नामकरण कर दिया गया विक्रमशिला विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहलाता है, गोल्डन इरा ऑफ इंडियन हिस्ट्री। ऑप्शन है आपका गुप्त काल, गुलाम वंश, मुगल काल या फिर खिलजी वंश। तो दोस्तों ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा गुप्त काल जो है आपका भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग कहलाता है। ठीक है, अब गुप्तों की भाषा की बात करें तो गुप्तों ने संस्कृत भाषा को जो है अपनाया था, उनकी राजभाषा संस्कृत हुआ करती थी। ठीक है, और बात करें कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, तो ये आप जान लीजिए कि इसका संस्थापक श्रीगुप्त हुआ करता था। ठीक है, श्रीगुप्त इसका संस्थापक था। ठीक है, लेकिन जब सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक की बात आएगी तो चंद्रगुप्त द्वितीय आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा, महरौली स्थित राजा चंद्र के लौह स्तंभ को किसने बनवाया था? ठीक है, ऑप्शन चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर हरिसेन। दोस्तों हमारे यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो है महरौली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण करवाया था। ठीक है, और इस लौह स्तंभ की विशेषता क्या है आपको पता होना चाहिए कि ये लौह स्तंभ आपका लोहे का बना हुआ है, लगभग 98% ये लोहे से निर्मित है, फिर भी इसमें आज तक जंग नहीं लगा, ये इसकी खास विशेषता है। ठीक है, अगर स्थिति की बात करें तो दिल्ली में आपका जो कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार दिल्ली में कुतुब मीनार, उसी के पास में ये स्थित है आपका महरौली लौह स्तंभ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग, देखते हैं अगला क्वेश्चन, श्रीलंका के उत्तरी एवं दक्षिणी भाग को कौन सा पास अलग करता है? ठीक है, कौन का नहीं कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन है डंकन दर्रा, बनिहाल दर्रा, एलिफेंटा दर्रा या फिर जोजिला दर्रा। राइट आंसर यहाँ पे होगा हमारा एलिफेंटा दर्रा, ये श्रीलंका के उत्तरी एवं दक्षिणी भाग को अलग करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है आपका कि एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी? एशिया की बात हो रही है, ये आपको देखना है। एशिया की नील नदी, यांगत्सी क्यांग नदी या फिर इरावती नदी या अमेजन नदी। तो दोस्तों हमारा राइट ऑप्शन यहाँ पे होगा यांगत्सी क्यांग नदी, ये जो है एशिया की सबसे लंबी नदी है। अगर विश्व की बात करें तो विश्व की ये तीसरी सबसे लंबी नदी है। ठीक है, यांगत्सी क्यांग नदी विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी और लंबाई की बात करें तो ये लगभग 6300 किलोमीटर की लंबाई है। ठीक है, और इसके साथ साथ ये भी है कि ये चीन की सर्वाधिक लंबी नदी है, चीन की सबसे लंबी नदी, ये भी आपको पता होना चाहिए कि चीन की सबसे लंबी नदी है। और इसके बहाव की दिशा तो ये पश्चिम से पूर्व दिशा में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सर्वाधिक इलायची और काजू का उत्पादक, इलायची एवं काजू का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन है आपका केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक या फिर आंध्र प्रदेश। तो यहाँ राइट ऑप्शन होगा हमारा केरल, ये इलायची और काजू का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ऑप्शन है आपका नर्मदा, कृष्णा, गोदावरी या फिर कावेरी। प्रायद्वीपीय भारत की बात हो रही है, आपको पूरी भारत की बात नहीं हो रही यहाँ पे, ये आपको ध्यान में रखना है
तो राइट ऑप्शन इसके हिसाब से हमारा हो जाएगा गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, बात करें गोदावरी नदी की तो इसे दक्षिण गंगा भी बोला जाता है। ठीक है, दक्षिण की गंगा गोदावरी नदी को बोला जाता है। ठीक है, और इसके उद्गम की बात करें तो ये महाराष्ट्र में जो है इसके नासिक जिले में त्रयंबकम की पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, त्रयंबकेश्वर की पहाड़ी है, वहीं से इसका उद्गम होता है। ठीक है, अगर लंबाई की बात करें गोदावरी नदी की तो ये जो है बेसिकली 1465 किलोमीटर की लंबाई है। टोटल लंबाई 1465 किलोमीटर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत में परमाणु शक्ति का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है? ठीक है, न्यूक्लियर पावर की बात हो रही है। ऑप्शन है आपका तारापुर, ककरापार, नागौर या फिर रावत भाटा। दोस्तों हमारा यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा तारापुर, महाराष्ट्र। ये आपका पड़ेगा बेसिकली महाराष्ट्र में। यहाँ पे भारत का सबसे बड़ा परमाणु केंद्र स्थापित है। ठीक है, बात करें काकरापार की तो काकरापार आपका गुजरात में है। इसके साथ रावत भाटा ये आपका राजस्थान में पड़ेगा। ठीक, इसके अलावा आपके कुछ और परमाणु संयंत्र हैं, जैसे कैगा आपका कर्नाटक में है, उसके अलावा कुडनकुलम तमिलनाडु में है। ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम है एशिया और यूरोप के मध्य कौन सा पर्वत स्थित है? एशिया और यूरोप के मध्य ऑप्शन है इंडीज, यूराल, रॉकीज या फिर हिमालय। तो दोस्तों हमारे यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा यूराल पर्वत एशिया और यूरोप के मध्य स्थित है। ठीक है, और बात करें इसकी स्थिति की तो ये जो है आपका जो पश्चिमी रूस वाला हिस्सा पड़ता है, पश्चिमी रूस, उसकी सीमा पर स्थित है। ठीक है, पश्चिमी रूस वहाँ पर इसकी स्थिति है यूराल पर्वत की। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता कब मिली ये बताना है आपको। ऑप्शन है आपका 1839, 4 जुलाई 1776, 1870 या फिर 4 जून 1922। तो दोस्तों राइट ऑप्शन हो जाएगा 4 जुलाई 1776 ईस्वी को अमेरिका पूर्ण रूप से स्वतंत्र हुआ। इसीलिए 4 जुलाई को जो है अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 4 जुलाई को अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन हमारा, मानव बलि प्रथा का दमन और स्त्री शिशु हत्या पर रोक किसने लगाया? ऑप्शन है आपका वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड हॉर्डिंग, विलियम बेंटिक या फिर विलियम हॉकिंस। तो दोस्तों ऐसा करने वाला वायसराय था लॉर्ड हॉर्डिंग। ठीक है, उसने जो है मानव बलि प्रथा का और स्त्री शिशु हत्या पर रोक लगा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, असहयोग आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? बेहद इंपॉर्टेंट है, महात्मा गांधी से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन है आपका लॉर्ड हॉर्डिंग, लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड जेम्स फोर्ड या फिर विलियम हॉकिंस। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा लॉर्ड जेम्स फोर्ड, उस समय वायसराय था। ठीक है, असहयोग आंदोलन की बात करें तो असहयोग आंदोलन आपका 1920 के आसपास हुआ था। ठीक है, उस समय लॉर्ड जेम्स फोर्ड वायसराय था और इसी के शासनकाल में जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी लाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला हमारा है, निम्न में से किसने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था? ठीक है, संपूर्ण क्रांति का नारा। ऑप्शन है आगा खां, जयप्रकाश नारायण, गांधी जी या फिर ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो दोस्तों यहाँ हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। ठीक है, बात करें गांधी जी की तो गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। करो या मरो का नारा आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, किसने दिया था? तो गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। ठीक है, तो दोस्तों आज का सेशन हमारा यहीं तक था। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करने में देरी ना करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा लोगों तक इसकी अप्रोच हो सके, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो बनाने का मोटिवेशन बना रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी तैयारी शानदार ढंग से करते रहें। धन्यवाद।